सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एकाइनोडर्म्स या स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, and technically it is the last phylum that we will see in non-chordates. ठीक है, चलिए तो who will read it आज बताइए। रोहित राज, आर यू देयर? रोहित आया है कि नहीं आज? शुभम, संस्कार, संकल्प। चलो संकल्प will discuss the NCERT part. संकल्प। Yes. These animals have an endoskeleton or calcareous ossicles. कैल्केरियस, देखो तुम इतना हो गया, टेस्ट वेस्ट सब हो गया, उसके बाद कैल्सेरियस बोल रहे हो, तो क्या करेंगे बताओ तेरा? तो ये है कैल्केरियस ऑसिकल्स। ओके चलिए, हाँ पढ़िए आगे। And hence the name Echinodermata. Echinodermata, spiny bodies. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. सुनिए सुनिए, They तो are ये जो पॉइंट Yes. है इसको हम लोग 1 पॉइंट बोलेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तापरे जो दिस एडल्ट रेडियल एंड बच्चा बाइलेटरल, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे। They are triploblastic and coelomate animals. Digestive system is complete with mouth on the lower or ventral side and anus on the upper or dorsal side. It is not The always most correct. distinctive- It is not always correct. It is generally referring to starfish. Yes. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, Yes. which helps तो in locomotion. ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा नंबरिंग चेंज करेंगे, इसको करेंगे 1, ओके, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3। क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक ही फीचर बोलना है एकाइनोडर्म्स का, तो आप क्या बोलेंगे? वाटर वास्कुलर सिस्टम। समझा? चलिए और बोलिए। The water vascular system helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. An excretory system is absent, sexes are separate, reproduction is ये भी sexual. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, कि इनका कोई भी डेफिनाइट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ओके, so they do not have any definite excretory system. Yes. Reproduction is sexual, fertilization is usually external, development is indirect with free swimming larva. तो ये लार्वा Examples? कैरेक्टरिस्टिक है, हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल छोड़ दो, चलिए। सो दिस इज द कंसेप्ट। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। ओके, नाउ दीज एनिमल्स आर व्हाट? तो इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट these animals are क्या? एक सेकेंड। These animals are radially symmetrical. Okay, so these animals are radially symmetrical, but what? अरे यार ये जाएगा ही नहीं यार, इसका मैं क्या? Larva is bilaterally symmetrical. But इस स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब है। Okay, so but so these animals are radially symmetrical, but still classified close to chordates. Okay, close to chordates instead of क्या? So close to chordates instead of what? Instead of टेनोफोरा। क्योंकि आपका जो टेनोफोरा है वो लास्ट बाय रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल था।
ये भी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है। तो फिर अब इसको क्यों रखा है इतना दूर आप लोगों ने? ओके, So because they're exclusively marine. चुप रहो गधा कहीं का। ओके, Molecular analysis. तो यही है ना, तुम लोग पढ़ के भी कुछ खास फायदा नहीं है। नहीं सर, इसका यही एक्सप्लेनेशन। उनका बाकी सब ज्यादा डेवलप्ड है। संकल्प, आई थिंक यू नो मोर देन मी। ओके, नो सर, बस हाँ बोल दो, बता दीजिए नो कि यू नो सर, मोर। आपने एक्सप्लेन किया था इसे, माराइन हैबिटेट क्यों, ओके, क्यों तुम रेडियल सिमेट्रिकल है, बेवकूफ आपने ही हो। explain किया। Don't force your nonsense words in my mouth. They have organ system level. चलिए, तो समझ में आया? तो these animals are radially symmetrical but still classified close to chordates instead of ctenophora. क्यों? Number one, so their body plan is क्या? ड्यूटेरोस्टोमस। ओके, इनका जो बॉडी प्लान क्या है? ड्यूटेरोस्टोमस, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। समझ आया? तो इनका पहला कंसेप्ट क्या है? इनका बॉडी प्लान जो है ड्यूटेरोस्टोमस ट्यूब इन ए ट्यूब है। नंबर टू क्या है? दे have enterocoelom, ड्यूसीलोम। तो ये सारे एडवांस फीचर है। नंबर थ्री हमने क्या लिखा? दे हैव मेसोडर्मल स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, लिखा था कि नहीं? तो दे हैव मेसोडर्मल स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। तो जिसको हम लोग कैलकेरियस ऑसिकल्स बोल रहे थे, तो दे हैव मेसोडर्मल स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। एंड फोर्थ पॉइंट पता चला क्या? दैट देयर क्या लार्वा इज बाइलैटरली symmetrical. Okay, but their adults change. Yeah, their adults adapt to क्या? But their adults adapt to radial symmetry as it is beneficial for their क्या? benthic habits. समझ रहे हो? So these animals are benthos, मतलब ये समुद्र के तल के ऊपर पड़े रहते हैं। ओके, तो ये समुद्र के तल पर पड़े रहते हैं। सो इसलिए तो ये लोग बेंथॉस हैं। तो जब बेंथॉस हैं तो आप बेंथॉस एंड दैट टू स्लो मूविंग, तो इसलिए क्या होगा? तो इसका मतलब जो है कि ये जो आपका एनिमल है वो रेडियल सिमेट्री को अडेप्ट करता है। ओके, बच्चा उसका अभी भी क्या है? बच्चा उसका अभी भी व्हाट? आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल है। सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर responsible for keeping the echinoderms very close to chordates and not close to क्या? आपका ctenophora. Any doubts? Okay. Any doubts? ना समझ में आया? समझ में आया। समझ में आया। समझ में आया? तो एक्चुअली इसका जो एडेप्टेशन है वो उसको क्या कर, वो इसीलिए अडेप्ट करता है आपका रेडियली, क्योंकि उसे जमीन के नीचे रहना है एंड ये काफी स्लो मूवर है, तो दैट इवन बहुत लोग मूव भी नहीं करते। तो दैट इज व्हाई ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है? इन्होंने रेडियल सिमेट्री को अडेप्ट किया, ये रेडियली सिमेट्रिकल है नहीं। ओके फाइन, चलिए। सो ये
बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है एंड ये आपका केवीपीआई क्वेश्चंस नीट हर किसी में आने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए एटलीस्ट डोंट फॉरगेट दिस एंड डोंट स्टफ योर वर्ड्स इन द टीचर्स माइंड. ओके, सो दिस इज द रीजन. तो ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे. चलिए, so now we'll go ahead. Okay, so about 7,000 species. Okay, about 7,000 species known है. Okay, belonging to Echinodermata. The ectoderm bears many spines and hence the name. Okay, the ectoderm bears many spines, but याद रखना, but क्या, their origin is mesoderm. समझ रहे हो, ये याद रखना. ये एक्चुअली ये आपको समझ में आना चाहिए. जैसे स्किन जो है, जो हेयर आपका कि कहाँ है, बोलो आपको कैसा लगता है कि हेयर बाहर है, समझे कि नहीं, आपका हेयर बाहर लगता है, बट एक्चुअली उसका ओरिजिन क्या है, डर्मिस. तो समझ रहे हो, तो ये विजिबली एक्टोडर्म है बट एक्चुअली मेसोडर्मल. ओके, ऑल आर मराइन. तो इसमें ऑल आर मराइन का मतलब क्या है, कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म रिपोर्टेड नहीं है. ओके, चलिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ये सब हम जानते हैं. फर्स्ट टाइम एंटेरोसिलोम रिपोर्टेड इन एनिमलिया. तो देख रहे हो, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इससे पहले जो आर्थ्रोपॉड है, क्या, इससे पहले जो आर्थ्रोपोडा था, तो वो आर्थ्रोपोडा क्या है, वो आपका साइजोसिलोम था, है कि नहीं. एक तो साइजोसिलोम था, अब इसमें बन गया क्या, एंटेरोसिलोम. अंडरस्टूड. तो इसीलिए पहली बार एंटेरोसिलोम आया है. The adult echinoderms are radial with body occurring in 5 axes. मतलब पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. ये याद रखना, ये डिफरेंट है. जैसे अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल सिमेट्री ऑफ echinoderms एंड निडारियंस, तो क्या बोलोगे, बोलिए. Echinoderms are pentamerous, whereas Cnidarians are tetramerous. टेट्रामेरस. वेरी गुड, समझ रहे हो. तो ये पेंटा है तो वो टेट्रामेरस है, उसमें जो भी होगा मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा. क्लियर. चलिए, तो लार्वा जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है. Their mouth on the lower side, this is not always correct. This is ये क्या है, mouth on lower, so not in the case of sea lily. समझ रहे हो. तो जो सी लिलीज होते हैं वो रूटेड होते हैं, मतलब उसका एक सरफेस मिट्टी में धंसा हुआ होता है. तो इसका मतलब क्या है, उसका माउथ और एनस दोनों एक ही साइड में होगा. क्लियर, समझा. चलिए, the most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. तो ये सबसे distinguished feature है जो सबसे इसको अलग करता है. ठीक है. Now it consists of an array of radiating canals and tube-like appendages called tube feet. इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स है एक्चुअली. ये जो लिखा हुआ है दे आर ऑल ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स. Their main function, so what is the function of tube feet? Locomotion and food capture. Okay, और भी हैं, इन्होंने सिर्फ 2 लिखा है, locomotion and food capture. ये old NCERT points है, these are not my points. Okay. The tube feet also serves as equivalent for gills. तो देख रहे हो, तीसरा फंक्शन भी आ गया. इसका मतलब कि आपका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम रेस्पिरेशन में भी मदद करता है कि नहीं. And they don't have any proper circulatory system. इसका मतलब सर्कुलेशन में भी जनरली कौन मदद करेगा, वाटर
मस्कुलर सिस्टम। कोई डाउट्स? असला ओके, तो दिस इज द केस। तो अब आ जाइए हमारे पास। ओके, सो नाउ उसके बाद जो है एनसर्कलिंग द इसोफेगस। ओके, तो एनसर्कलिंग द इसोफेगस एंड सिचुएटेड क्लोज टू द रिंग कैनाल इज अ नर्व रिंग। तो वो हम डिस्कस करेंगे, उसका चिंता नहीं करते हैं। Excretion is achieved partly by diffusion through body surface and partly by amoeboid cells in coelomic fluid. Okay, these cells absorb excretory waste and carry out it through the exterior gills. क्योंकि हम क्या जानते हैं, उनके पास कोई डेफिनाइट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सब इनका चक्कर है। Sexes are separate with 5 pairs of sex organs, 1 pair per arm. So this is not only 5 pairs, multiples of 5. Okay. So in most cases, fertilization occurs in open water. Development includes a free swimming diplurula larva. Again, ये जो diplurula larva है, ये सिर्फ किस में मिलेगा? स्टारफिश। तो इन्होंने स्टारफिश का सारा कुछ एकाइनोडर्म्स बना के दे दिया है। Understand? So everything with respect to starfish, they have called for echinoderms. ओके, चलिए, सो ये हमारा केस है। नाउ दिस लार्वा अंडरगोज अ कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म यंग एडल्ट। ठीक है जी, सो ये जो है हमारा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज आवर व्हाट एकाइनोडर्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अब हम लोग अपने पॉइंट्स पे चले जाएंगे, अब हम उसको डिटेल्स में फैलाएंगे। Now, with this chapter, we begin discussion of a small but important clade called deuterostomia. क्यों? इसके पास पहले कौन था? प्रोटोस्टोमिया। ओके, तो पहली बार ड्यूटेरोस्टोम्स इधर आया। ओके, now, although comprising only 3 phyla, Echinodermata, Hemichordata, Chordata, and about 60,000 described living species, only about 10,500 of which are invertebrates, the deuterostomia has figured prominently in zoological history because we belong to it. Okay, क्यों हम इतना ज्यादा deuterostomes के बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि all these animals we know more because they are related to us and close to us. ठीक है? The oldest fossils thought to be bilaterians are from the Ediacaran period. Embryos found in the Dushantuo deposits of China, dating 600 to 580 million years. ये आपका सबसे पहला फॉसिल है ड्यूटेरोस्टोम्स का। And the oldest deuterostome fossil, ये total है actually, and the oldest the bilaterian fossils, and the oldest deuteron fossil is 530 million old creature called Unanozoon. ये याद रखना, ये important है। तो Unanozoon, ये एक्चुअली वो अपना ही नाम पे रख दिए हैं और क्या चाइना वालों ने। तो Unanozoon from the lower Cambrian Chengjian biota of Yunnan province, China. तो आप जानते हो फॉसिल क्या होता है? फॉसिल में हम कहीं ना कहीं आपका जो जहाँ फॉसिल्स मिलते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लेयर बाय लेयर निकालते हैं, देखते हैं। तो इसलिए इनका जो चेंगजियान बायोटा है यूनान प्रोविंस चाइना में, यहाँ लोअर कैम्ब्रियन फॉसिल्स मिला है जो अराउंड 550 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो जो यूनानोजून है वो 530 मिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल। Both molecular data techniques suggest that the origin of Bilateria was probable earlier. समझ रहे हो? Molecular biology कहता है और earlier है, but you know there will always be fighting in science. क्योंकि क्लासिकल बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी वालों में हर समय लड़ाई चलता रहता है। तो उन्होंने बोला कि भाई 530 मिलियन ईयर पुराना फॉसिल है, इसका मतलब उसी समय ड्यूटेरोस्टोम्स आए। बट मॉलिकुलर बायोलॉजी बोल रहे नहीं, वो और 100 मिलियन पहले आए। ओके, एंड देयर इज ऑलवेज
Echinoderms are one of the most beautiful and most familiar sea creatures. Okay, अगर आप समुद्र का तला देखोगे, बेस देखोगे, you will find sea lilies. इनको feather stars भी बोला जाता है, sea lily और feather stars. ठीक है, starfish, brittle stars, sea urchins, sand dollars, heart urchins, sea cucumbers, ये सारे आपको मिलेंगे. ओके, दे आर नोन सिंस वेरी एंशिएंट टाइम्स, है ना, बहुत पुराने समय से ये पता है इनके बारे में. अराउंड 7,000 लिविंग स्पीशीज है मिल रहे हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल 2021. अनदर 15,000 और सो आर फाउंड इन फॉसिल्स. ठीक है, तो जो फॉसिल स्पीशीज है 15,000 के आसपास है, लिविंग स्पीशीज है 7,000 के आसपास है. कोई शक? नाउ थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा जाए. तो द नेम वाज गिवन बाय जैकब क्लाइन. ओके, 1734 में जैकब क्लाइन, जो सी अर्चिन्स है, सी अर्चिन्स को हम एकाइनस बोलते हैं, तो इसलिए इनको उन्होंने बोल दिया एकाइनोडर्माटा. उनके अपने बुक में नेचुरो डिस्पोसिटो एकाइनोडर्माटा, तो ये किताब में उन्होंने इन एनिमल्स को नाम दिया एकाइनोडर्माटा. लिनेयस प्लेस्ड द नोन जीनस एस्टेरियास, एकाइनस, होलोगुरियन अंडर मलस्का. वो लिनेयस ने इन सबको मलस्का में रखा था, बट लामार्क पुट देम अंडर एकाइनोडर्म ऑफ क्लास रेडियाटा. तो समझ रहे हो, तो क्लास था रेडियाटा एंड ऑर्डर क्या था, एकाइनोडर्माटा. देख रहे हो, इसका मतलब पहले ऑल दीज एनिमल्स वेर प्लेस्ड क्लोज टू हुम, क्लोज टू निडारिया टेनोफोरा. बट जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज हुआ तब पता चल, देखो आप जब लार्वा पढ़ोगे तभी तो सीलोम पता चलेगा, है कि नहीं, तभी तो आपका ड्यूटेरोस्टोम है कि नहीं पता चलेगा, तभी तो लार्वा बायलैटरल सिमेट्री पता चलेगा, तभी तो स्केलेटन मेसोडर्मल पता चलेगा, है कि नहीं. डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए पहले ये सब स्टडीज नहीं हुआ था, तो इसीलिए लिनस ने, लामार्क ने इनको नॉन कॉर्डेट्स के साथ रखा था. लामार्क ने इनको रेडियाटा क्लास के एकाइनोडर्माटा ऑर्डर में रखा. ठीक है, ल्यूकार्ट सेपरेटेड एकाइनोडर्म्स फ्रॉम रेडियाटा. तो ल्यूकार्ट जो है 1847, देख रहे हो, ऑलमोस्ट 100 years hence, तो उन्होंने रेडियाटा से उसको हटाया एंड कैटेगराइज्ड देम एज ए सेपरेट ग्रुप. In late 2006, biologists finished sequencing the genome of purple sea urchin. ठीक है, तो ये मॉडर्न साइंस है. तो जो पर्पल सी अर्चिन है उसका पूरा जीनोम डिकोडेड है. ओके, एंड इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रोंगाइलोसेंट्रोटस परप्यूराटस. सो द फर्स्ट सच सीक्वेंस ऑफ ए नॉन कॉर्डेड ड्यूटेरोस्टोम. As it turns out, some of its approximately 23,300 genes are identical with previously considered, with those previously considered unique to vertebrates. देख रहे हो, तो इसका जो 23,300 जीन्स हैं ये आइडेंटिकल हैं विथ वर्टिब्रेट जीन्स. है समझ? तो रिसेंट एनालिसिस indicate that echinoderms together with hemichordates, ये सबसे ये आज का कंसेप्ट है. This is modern day concept. Okay, तो they form a sister group, उसको Ambulacraria बोलते हैं, to chordates. Okay, समझ रहे हो? तो आजकल हम उसको सिस्टर ग्रुप मानते हैं, as they are non chordates but deuterostomes. मतलब क्या है, इनके पास नोटोकॉर्ड है नहीं है, बट ड्यूटेरोस्टोम है. कोई शक? बताइए. नो सर. चलिए, तो ये हिस्ट्रीज हैं. तो अब हम लोग जनरल फीचर डिस्कस करेंगे. तो हैबिट्स एंड हैबिटेट. तो आप जानते हो कि दे आर बेसिकली मैराइन एंड बेंथोस. तो आपका ये कैटेगरी है, इसमें और कोई
वेरिएशन नहीं है, मतलब ये बेंथोस ही हैं, ये नीचे ही पड़े रहते हैं। ओके, साइज वेरी कर सकता है, जनरली 1 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, बट सम कैन ग्रो 1 मीटर फ्रॉम वन टिप टू अनदर। ठीक है, इसलिए साइज वेरिएशन है। नाउ ओके, नियरली 7,000 echinoderm species जो है आर मराइन, a few species are estuarine but none live in fresh water। भाई एस्टुअरीज में मिल सकते हैं बट फ्रेश वाटर तो कोई भी नहीं है। ओके, एन एडिशनल 1300 स्पीसीज 13,000 स्पीसीज आर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 16 क्लासेस ऑफ फॉसिल एकाइनोडर्म्स। ठीक है, अगर हम उसको ट्रू क्लासिफिकेशन करेंगे तो 16 क्लासेस जो है वो फॉसिल एकाइनोडर्म्स के मिलेंगे। क्लियर? चलिए, although some tolerate brackish water, echinoderms have not evolved excretory, respiratory or osmoregulatory mechanism allowing them to exploit terrestrial or freshwater habitat। ठीक है, तो ये लोग सिंस नीचे पड़े रहते हैं, इन्होंने कोई फेरबदल नहीं किया, they did not change। so जब ये लोग चेंज नहीं किए तो वो फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट्स के लिए कभी अपने आप को बना ही नहीं पाए। क्लियर? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, however in ocean they can be found worldwide at all depths। it is said that echinoderms are largely benthos, and it is true that in some regions of the deep sea the only identified organisms are echinoderms। समझ रहे हो कि नहीं? कहीं कहीं आप जो है वो नीचे सिर्फ एकाइनोडर्म्स ही पाएंगे और कोई दूसरा कम्युनिटी पाएंगे नहीं। एज लार्वा, echinoderms are vitally important to ecology of planktonic communities and as adults they perform benthos। देखो कितना सुंदर है, लार्वा ऊपर प्लैंकटन की तरफ फ्लोट करता है एंड एडल्ट जो है वो बेंथोस है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी। ओके, तो ये हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस है। तो लार्वा ऊपर ऊपर खाता है एंड एडल्ट जो है वो नीचे पड़ा रह के खाता है। वो प्रेडेशियस हो सकते हैं, वो हार्बिवोरस हो सकते हैं, ओके, कुछ भी हो सकते हैं। सिमेट्री, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट लार्वा इज बाइलैटरल एंड जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री है। क्लियर? नाउ तो बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल एलिमेंट रेडियली सिमेट्रिकल, ऑफन पेंटामेरस, वी डोंट हैव एनी इश्यूज। अनसेगमेंटेड बॉडी, देख रहे हो इसमें भी कोई सेगमेंटेशन नहीं है। वेट ग्लोब्यूलर, स्टार लाइक, मैंने हर तरह का शेप होगा, ग्लोब्यूलर होंगे। तो ग्लोब्यूलर कौन होता है? अर्चिन्स। स्टार लाइक होते हैं स्टारफिश, ब्रिटल स्टार। स्फेरिकल, वही ग्लोब्यूलर जहां स्फेरिकल था, तो वो हो जाएगा आपका क्या? सो दैट इज योर अर्चिन्स। स्नेक लाइक आ जाएंगे ब्रिटल स्टार्स, प्लांट लाइक आ जाएंगे सी लिली, डिस्कॉइडल आ जाएंगे आपके सैंडोलस। ठीक है, एलोंगेट आ जाएगा क्या? बोलो, तो एलोंगेट में आ जाएंगे आपके क्या? बोलो, सिकुकुम्बस। ठीक है, सेफलाइजेशन एब्सेंट, माने उनका कोई डेफिनाइट हेड नहीं है। ओके, बॉडी सरफेस इज मार्क्ड बाय 5 सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरियाज and 5 alternating interradiating areas। ठीक है, तो ये अभी कट जाएगा, जब दोबारा जुड़ेंगे तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, कुछ पूछना है तो आप इस बीच में पूछ सकते हो। ओके, सर फॉसिल कैसे पता चले कि वो ड्यूटेरस था? क्या सर फॉसिल से कैसे